लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सेशन में अब हम दूसरे टाइप ऑफ सर्किट की बात करेंगे जिसमें हमारे पास सिर्फ कैपेसिटर है। ओके, कैपेसिटर सी, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। यहाँ पर लिखते हैं। अब हमने एसी सोर्स लगाया है, जनरेटर, एसी जनरेटर। EMF E वो हमें पता है E0 साइन ऑफ ओमेगा dt के बराबर होता है। सो लेट मी राइट दैट E is equal to E0 साइन ऑफ ओमेगा dt। ओके, E0 साइन ऑफ ओमेगा dt। अब पिछले सेशंस में जो हमने बात की है कि सिर्फ दो एलिमेंट्स इस लूप में हैं। अब अक्रॉस द लूप टोटल पोटेंशियल चेंज जो है वो जीरो होना चाहिए किरचॉफ्स लूप रूल के हिसाब से। सो अगर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, तो इन दो एलिमेंट्स में पोटेंशियल चेंज जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होना चाहिए, लेकिन अपोजिट सेंस में होना चाहिए, तभी जाके उनका अलजेब्रिक सम जो है वो जीरो के बराबर होगा। सो अगर यहां पर EMF एट सम टाइम t इस डायरेक्शन में है, मीनिंग कि लोअर साइड जो है वो नेगेटिव है और अपर साइड जो है वो पॉजिटिव है। रिमेंबर EMF की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होना चाहिए अक्रॉस द कैपेसिटर, और अपोजिट सेंस में होना चाहिए। अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सो क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए। तो दैट मींस कि ये प्लेट नेगेटिवली चार्जड होना चाहिए और ये प्लेट पॉजिटिवली चार्जड होना चाहिए, और नीचे नेगेटिव। सो यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इसका इफेक्ट जो है वो क्लॉकवाइज बन जाएगा, इसका इफेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव, इसका इफेक्ट काउंटर क्लॉकवाइज बन जाएगा। और एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो यहां पर है, एग्जैक्टली वैल्यू वाइज सेम होना चाहिए, तब जाके टोटल पोटेंशियल चेंज जो होगा पूरे लूप के अक्रॉस वो जीरो के बराबर होगा। नाउ सो लोअर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज, अपर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज जो है वो Q के बराबर में मैंने ली है और कैपेसिटेंस C के बराबर, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो VC के बराबर है, करंट जो है वो IC के बराबर है। व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, हमें देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कैसे चेंज हो रहा है, जो अब हमें पता है कि एग्जैक्टली सेम होगा एज दैट वन बट इन अपोजिट सेंस। सो एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड वाइज, और फिर जाके करंट जो है वो किसके बराबर होगी, फिर करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस क्या होगा, करंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा, वो सब हमें देखना होगा। सो यहां पर VC मस्ट बी इक्वल टू E, जो हमने देख लिया। अब E जो है that is equal to E0 sine of omega dt. Okay, E0 sine of omega dt. So potential difference across the capacitor जो है वो sinusoidally change हो रहा है। Okay, sinusoidally change हो रहा है। एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी वही ओमेगा डी, जो सोर्स की एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वही यहां पर एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी फॉर पोटेंशियल चेंज। और एम्पलीट्यूड जो है वो साइन टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो एम्पलीट्यूड है, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का एम्पलीट्यूड जो है वो V0 के बराबर है। सो आई राइट इट दिस वे नाउ, और VC इज इक्वल टू VC0, E0 के बदले में VC0 एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इनटू साइन ऑफ ओमेगा dt, कॉल दिस इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई वोल्टेज के लिए, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर के लिए साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है, जिसके एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सेम होगी एज दैट ऑफ द सोर्स, और जिसका वोल्टेज एम्पलीट्यूड जो होगा वो सेम होगा एज दैट ऑफ द सोर्स। EMF का जो एम्पलीट्यूड है वही यहां पर वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा अक्रॉस द कैपेसिटर। ओके, सो फिर से दो ही एलिमेंट्स हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए दोनों एलिमेंट्स में वो सेम होना चाहिए, इसलिए VC इज इक्वल टू E। ओके, VC इज इक्वल टू E। फिर जाके ये आ रहा है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द करंट। सो दिस इज यूजुअल, ये पिछले सेशन में जहां पर हमने रेजिस्टिव सर्किट की बात की थी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात, वहां पर भी यही आया था, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन थी। वहां पर हमने बस C के बदले में R लिखा था, VR इज इक्वल VR0 साइन ऑफ ओमेगा dt। वहां पर भी था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस लगी हुई थी वो सेम है एज दैट ऑफ द EMF सोर्स। सो एवरीथिंग इज सेम टिल नाउ। सो अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है। अब जाके हम देखते हैं कि करंट का क्या होगा। करंट जो होगी, अब करंट जो है
अब यहां पर हम ओम्स लॉ यूज नहीं कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पिछले सेशन में देखा था कि करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, उसके लिए हमने ओम्स लॉ सिंपली यूज किया था वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओके, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। लेकिन यहां पर हम वो यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैपेसिटर है, दिस इज नॉट एन ओमिक कंडक्टर, सो ये कैपेसिटर है। तो यहां पर व्हाट विल डू इज, पहले हम चार्ज निकालेंगे, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो है, रेट एट विच चार्ज ऑफ द कैपेसिटर चेंजेस, dq by dt, वही करंट है। तो पहले चार्ज निकालेंगे, फिर उसकी डिफरेंशिएशन करके करंट निकालेंगे। सो नाउ चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज ऑफ कैपेसिटर q। कैपेसिटर्स के लिए इक्वेशन याद करें, बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन कैपेसिटर्स के लिए, q इज इक्वल टू cv, v के बदले में vc। अब vc का वैल्यू यहां से यूज करते हैं, सो दिस इज इक्वल c टाइम्स vc0 साइन ऑफ ओमेगा dt। okay, sine of omega dt। so charge of the capacitor is also changing sinusoidally with the same angle of frequency, और एम्पलीट्यूड जो है चार्ज का एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर की होगी वो ये है CVC0। ओके, खैर उसके साथ हमारा ज्यादा लेना देना नहीं है। एलसी ऑसिलेशंस का सेशन अगर आपको याद हो, वहां पर हमने देखा था कि चार्ज ऑफ द कैपेसिटर जो है वो ऑसिलेट करती है। अब जाके इसकी डिफरेंशिएशन हमें करनी है टू गेट द करंट, देयरफॉर करंट थ्रू द कैपेसिटर, करंट थ्रू द कैपेसिटर IC से उसे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, इज इक्वल टू dq by dt, विच इज d by dt ऑफ q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, CVC0 साइन ऑफ ओमेगा dt। ओके, साइन ऑफ ओमेगा dt। अब दिस इंप्लाइज IC इज इक्वल टू CVC0, तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, CVC0 साइन ऑफ ओमेगा dt, साइन ऑफ AX की डिफरेंशिएशन इज A cos AX, तो यहां पर A के बदले में ओमेगा d, सो ओमेगा d cos ऑफ ओमेगा dt। ओके, सो CV0 ओमेगा d cos ऑफ ओमेगा dt। यू कैन सी करंट जो है वो कोसाइनोसॉइडली चेंज हो रही है, वोल्टेज साइनोसॉइडली चेंज हो रही थी, करंट जो वो कोसाइनोसॉइडली चेंज हो रही है ना। उसका क्या मतलब है कि कोसाइनोसॉइडली चेंज हो रही है, इसमें सिंपली फेज डिफरेंस इन्वॉल्व होगा। व्हाट वी विल डू इज, हमें करंट और वोल्टेज के बीच में कंपैरिजन चाहिए। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट दिस इन एन एप्रोप्रिएट फॉर्म सच दैट कि यहां पर कॉस के बदले में साइन ही हो, जो यहां पर साइन है यहां पर भी साइन ही आ जाए। ओके, और यहां पर मैं कुछ चेंज कर लूंगा, सो दिस इंप्लाइज IC इज इक्वल, ना यहां पर पहले देखें, यहां पर मैं क्या चेंज कर रहा हूं इस एम्पलीट्यूड में। रिमेंबर साइन टर्म या कॉस टर्म का कोफिशिएंट जो है वही एम्पलीट्यूड है, तो उसमें मैं पहले थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, VC0 डिवाइडेड बाय C ओमेगा d, C ओमेगा d के बदले में आई राइट 1 by C ओमेगा d। अब ये जब ऊपर आएगा तो उल्टा होगा, बात तो सही मिल जाएगा। अब कॉस के लिए, कॉस के लिए आई राइट साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा dt। अब साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, सो दिस इज सेम, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा dt इज सेम एज कॉस ऑफ ओमेगा dt, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज सेम एज कॉस ऑफ थीटा। तो कोई हम नई चीज यहां पर नहीं कर रहे हैं, दिस इज नोन टू यू। So this implies IC is equal to, यहां पर अब मैं VC0 डिवाइड बाय, अब ये जो यहां पर है 1 by C ओमेगा d, 1 by C ओमेगा d, I'll write XC for this। अब XC होता क्या है, we'll soon see that। So इसके बदले में मैंने XC लिखा है, 1 by C ओमेगा d के बदले में XC, और फिर जाके we have sin of pi by 2 plus ओमेगा dt, या फिर आई कैन राइट दिस वे, IC इज इक्वल टू, अब ये एम्पलीट्यूड है, रिमेंबर साइन टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वही एम्पलीट्यूड होता है। IC0 एम्पलीट्यूड को यूजुअल नोटेशन हमारी है, इनटू साइन ऑफ, अब यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा ओमेगा dt प्लस पाई बाई 2, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसे लिख रहा हूं।
सो ये हमारी करंट है थ्रू द कैपेसिटर, कॉल दिस इक्वेशन 2। ये हमारी करंट है। सो वोल्टेज ये रही VC0 साइन ऑफ ओमेगा dt, और करंट जो है दैट इज IC0 साइन ऑफ ओमेगा dt प्लस पाई बाई 2। अब इमीडिएटली नजर मार के आपको पता चल रहा है कि यहां का फेज और यहां का फेज डिफरेंट है। यहां का फेज खाली ओमेगा dt है, यहां का फेज ओमेगा dt प्लस पाई बाई 2। सो देयर इज सम फेज डिफरेंस। ओके, कितना फेज डिफरेंस है? पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 है। दैट मींस करंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ पाई बाई 2। करंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई बाई 2। सो फेज डिफरेंस है, कितना फेज डिफरेंस है? पाई बाई 2 के बराबर। और कौन आगे है? प्लस पाई बाई 2 होने की वजह से हम कहेंगे कि करंट इज अहेड। वो हम फेजर डायग्राम जब यहां पर ड्रॉ कर लेंगे वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल मैं यहां पर ये स्टेटमेंट लिखूंगा, फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2, करंट is ahead of voltage by a phase of pi by 2, by a phase of pi by 2। अब फेज ऑफ पाई बाई 2 का फर्क क्या होता है? फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 वो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। यहां पर भी हम देख लेंगे जब हम ग्राफ्स ड्रॉ कर लेंगे और फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, वहां से भी हम देख लेंगे कि इसका मतलब क्या है, पाई बाई 2 का मतलब क्या है। फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में पाई बाई 2 है, इसका क्या मतलब है? करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई बाई 2, उसका क्या मतलब है? विल सून सी दैट, इट्स वेरी सिंपल, हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब जाके करंट एम्पलीट्यूड देख रहे हैं। करंट एम्पलीट्यूड रिमेंबर इज VC0 डिवाइड बाय XC। तो वो कुछ टर्म्स हम यहां पर अब हाईलाइट कर लेंगे। where IC0 is equal to VC0 divided by XC, okay, divided by XC. So current amplitude is equal to voltage amplitude divided by opposition मैं लिखूंगा। It's similar to Ohm's law. Current is equal to voltage divided by resistance. Resistance भी opposition होती है। Now you can see कि मैंने पिछले सेशन में resistance के केस में भी opposition लिखा था। ओके, यहां पर भी मैं अपोजिशन लिख रहा हूं, और यहां की अपोजिशन जो है दैट्स XC, वहां की अपोजिशन जो थी दैट वाज R, रेजिस्टेंस R। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन जो कोलिजन्स की वजह से होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो कर्नल्स के साथ जो कोलिजन्स होते हैं उसकी वजह से अपोजिशन होती है। यहां पर ऑफ कोर्स नथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग, यहां पर तो रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो यहां की अपोजिशन जो है वो XC है। ओके, वो XC है। अब ये XC जो है वो किसके बराबर है? अपोजिशन XC रिमेंबर इज 1 बाय C ओमेगा D। इसके बदले में हमने XC लिखा था 1 बाय C ओमेगा D, 1 बाय C ओमेगा D, और इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, सो कैपेसिटर वाली रेजिस्टेंस जो है, कैपेसिटर वाली अपोजिशन जो है, रेजिस्टेंस वर्ड ठीक नहीं है, कैपेसिटर वाली अपोजिशन जो है उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब रेजिस्टेंस के केस में तो हमें पता है कि अपोजिशन कहां से आती है। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो कर्नल्स के साथ कोलिजन्स कर लेते हैं, कोलिजन्स की वजह से अपोजिशन होती है। तो कैपेसिटर की अपोजिशन कहां से आती है? कैपेसिटर की अपोजिशन यहां देख लें, वो आती है फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप हुआ है। सी पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ है वो चाहता है कि करंट यहां से फ्लो हो जाए, लेकिन करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। So it is opposing the potential difference developed across the capacitor is providing the opposition. Okay, is providing the opposition. और वो opposition जो है वो you can see that's inversely proportional to the frequency, angular frequency. Resistance के केस में opposition जो है that's independent of the frequency. It doesn't matter कि आपकी opposition जो है वो क्या है. It does not matter कि opposition it does not matter कि frequency क्या है। opposition R, resistance R ही है। चाहे आप DC यूज करें, AC यूज करें, lower frequency यूज करें, higher frequency यूज करें, it does not matter। लेकिन यहां पर कैपेसिटर में it does matter, कैपेसिटर में it does matter, और it's inversely proportional to omega D।
ओके, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा डी। तो वो जरा यहां पर देख लेते हैं। सो दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, so I'll highlight this that Xc is inversely proportional to omega d. Okay, Xc is inversely proportional to omega d. If omega d is equal to 0, that means we are talking of DC. Frequency 0 के बराबर है, that means oscillations नहीं हो रही है। Frequency 0 के बराबर oscillations ही नहीं हो रही है। Oscillations नहीं हो रही है, that means we are talking about DC. Okay, we are talking about DC. So this is DC source. और omega d is very small. दोनों के लिए very small. So omega d अगर 0 के बराबर है या extremely small है, काफी low frequency है, तो Xc जो होगा, Xc will tend to infinity. Xc will tend. That means this will provide infinite opposition. Okay, that means this will provide infinite opposition. अब infinite opposition है तो current will not be allowed. Okay, current will not be allowed. So अगर frequency low frequency है या zero frequency है, capacitor infinite opposition offer कर रहा है, that means it does not allow very low frequency currents या DC currents. Okay, it does not allow that. So या मैं सीधे लिखूंगा कैपेसिटर बिहेव्स like an open switch. Capacitor behaves like an open switch. ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा होगा कि अगर आपके पास बैटरी है और बैटरी के साथ आप कैपेसिटर लगा रहे हैं, ओके, विद सम ईएमएफ या वोल्टेज V, हमें पता है कि कैपेसिटर इनिशियली करंट तो फ्लो हो रही है। जब आप स्विच क्लोज कर लेंगे, सपोज यहां पर स्विच था, जब आप स्विच क्लोज कर लेंगे तो करंट फ्लो होती है। दिस प्लेट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस प्लेट गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। वंस कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज्ड बन गया, कैपेसिटर फुल, उसके बाद कोई फर्दर चार्ज फ्लो नहीं करते हैं, उसके बाद कोई करंट नहीं है, चार्ज फ्लो नहीं कर लेगी, दैट मींस करंट नहीं है। सो कैपेसिटर ने करंट को ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। सो दैट्स व्हाई द रीजन फॉर दैट इज कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो वो इनफिनाइट है। वहां पर डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफिनाइट है। सो इनिशियली कुछ टाइम के लिए, ट्रांजिएंट पीरियड जिसे हम कहेंगे, इनिशियली कुछ टाइम के लिए करंट फ्लो कर लेगी टिल द टाइम रीचेस कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज्ड हो जाएगा, और उसके बाद कैपेसिटर विल नॉट अलो एनी करंट, इट विल ब्लॉक एवरीथिंग। ओके, इट विल ब्लॉक एवरीथिंग। ओके, सो ये तो डीसी सोर्स के लिए था या फिर वेरी लो फ्रीक्वेंसी के लिए था। अब अगर फ्रीक्वेंसी वेरी हाई हुई, दूसरा एक्सट्रीम हम लेते हैं। ये तो एक एक्सट्रीम हमने लिया कि हम फ्रीक्वेंसी काफी लो फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर रहे हैं या फिर जीरो फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर रहे हैं। द अदर एक्सट्रीम वुड बी कि अगर हम इनफिनाइट फ्रीक्वेंसी लेंगे, अदर एक्सट्रीम, if omega d tends to infinity, that simply means कि very high frequency. Okay, very high frequency. High frequency, if this is very large, huge, then Xc becomes 0. Xc becomes 0, that means capacitor does not offer any opposition. Okay, capacitor does not offer any opposition. So capacitor जो है behaves like a closed switch या short circuit. Okay, whatever, जो भी आप पसंद करें. So capacitor behaves like a closed switch या फिर short circuit. So that means ये कोई opposition ही नहीं ऑफर कर रहा है, तो जो भी करंट है उसे लो कर लेगा, just pass through it, just pass through it. कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होगी। वेरी लो फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर जो है वो करंट को ब्लॉक कर लेगा, that means it does not allow low frequency currents. It does not allow low frequency currents, but has a tendency to allow high frequency. It has a tendency to block low frequency currents, and it has a tendency to allow high frequency currents.
Okay, tendency to block low frequency currents, or it has a tendency to allow high frequency current. So capacitor जो है ऐसे डिवाइस को जो लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर लेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को अलो कर लेगा, वी कॉल दैट हाई फ्रीक्वेंसी पास. ओके, हाई फ्रीक्वेंसी पास डिवाइस, हाई पास फिल्टर हम उसे कहते हैं. High pass filter. So this is a device which allows high frequency currents. Okay, this is a device which allows high frequency and blocks low frequency. Blocks low frequency. So this was about XC, the opposition offered by the capacitor. Remember opposition कैसे आती है? Because of the potential difference developed across the capacitor. ये potential difference जो है वो opposition provide करता है. और opposition जो है that's inversely proportional to the angle of frequency. Remember we call that capacitive reactance. Okay, capacitive reactance. और अगर लो फ्रीक्वेंसी है या डीसी सोर्स है तो अपोजिशन ऑफर्ड इज इनफिनाइट, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन स्विच. और अगर हाई फ्रीक्वेंसी है देन अपोजिशन इज ऑलमोस्ट जीरो या फिर वेरी स्मॉल. सो कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए क्लोज्ड स्विच. सो इट अलाउज हाई फ्रीक्वेंसी. वी कॉल दैट हाई पास फिल्टर. Okay, it allows high frequency currents. Tends to block low frequency currents and allows high frequency currents. Okay, allows high frequency current. So पहले मैं इसी का ग्राफ यहां पर ड्रॉ कर लूंगा. XC और ओमेगा D inverse proportionality curve. Okay, inverse proportionality curve will be like this. So पहले XC का ही ग्राफ, XC वर्सेस ओमेगा D. रिमेंबर रेजिस्टेंस के केस में अपोजिशन जो रेजिस्टेंस है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, दैट हैज नथिंग टू डू विद फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन कैपेसिटर जो ऑफर कर लेगा अपोजिशन, कैपेसिटर जो ऑफर अपोजिशन कर लेगा, दैट डज डिपेंड. ओके, दैट डज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी. सो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर लेगा लाइक दिस. अब जाके जरा मैं पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा, फिर जाके ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. फेजर डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं. फेजर डायग्राम में वोल्टेज वाला फेजर जो है, वोल्टेज वाले फेजर की लेंथ होगी Vc0 एम्पलीट्यूड के बराबर, और उसका एंगल विद एक्स एक्सिस होगा ओमेगा dt. सिंस साइन इन्वॉल्व है तो उसका y कंपोनेंट आपको वोल्टेज देगा एट दैट टाइम. सो वोल्टेज फेजर एट सम टाइम t इसकी लेंथ Vc0 और रोटेट कर रहा है विद एन एंगल ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज न्यूमेरिकली सेम एज एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी. न्यूमेरिकली सेम एज एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी. और ये एंगल जो है विद एक्स एक्सिस, वो ये वाला एंगल है, फेज जो है ओमेगा dt. ओमेगा dt. और करंट वाला फेजर जो होगा, करंट वाला फेजर आप देखें, करंट वाले फेजर की लेंथ होगी IC0, उसका एम्पलीट्यूड, और उसका एंगल होगा विद एक्स एक्सिस ओमेगा dt प्लस पाई बाई 2. ओके, प्लस पाई बाई 2. सो ओमेगा dt तो यहां तक पहले से ही है. इसकी लेंथ IC0 और ये भी रोटेट कर रहा है विद एंगल ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज सेम एज एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी. करंट की एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज की एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है. दैट मींस उनका टाइम पीरियड भी सेम होगा. अब इसका भी y कंपोनेंट, सिंस साइन इज इन्वॉल्व, तो इसका भी y कंपोनेंट जो है वो आपको करंट देगा एट दैट टाइम. आपको करंट देगा एट दैट टाइम. सो मैं यहां पर ड्रॉ कर लूंगा. यहां से लिखते हैं IC0 ये करंट IC. ओके, करंट IC और वोल्टेज फेजर का y कंपोनेंट जो होगा, साइन दोनों केसेस में इन्वॉल्व है तो y कंपोनेंट ही दोनों केसेस में लेना होगा. y कंपोनेंट यहां पर जो होगा वो आपको देगा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. ओके, इसका y कंपोनेंट देगा करंट अक्रॉस द कैपेसिटर और इसका y कंपोनेंट देगा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, IC और VC एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. और ये एंगल जो है 90 डिग्री
सो करंट आगे आगे रोटेट कर रही है और वोल्टेज जो उसके पीछे पीछे आ रहा है. सो करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फेज ऑफ 90 डिग्रीज, बाय फेज ऑफ पाई बाय 2. चलिए अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. VC और IC दोनों सेम ग्राफ पे, ताकि कंपैरिजन हो सके वर्सेस टाइम. लेट्स कॉल दिस 0. अब वोल्टेज वाला मैं पहले ड्रॉ कर लूंगा. शुरुआत कहां से करते हैं? चलिए यहां पर अब डायरेक्टली फेजर डायग्राम से देख लेंगे. एट t इक्वल टू 0, t 0 के बराबर है तो ये एंगल जो है वो 0 के बराबर है. और एंगल अगर 0 के बराबर है तो ये फेजर होगा अलोंग x एक्सिस. x एक्सिस के अलोंग है तो y कंपोनेंट जो होगा वो 0 के बराबर. इफ a vector is along x axis it has only x component, meaning y component 0 के बराबर. तो y कंपोनेंट 0 के बराबर, दैट वुड मीन कि वोल्टेज जो है वो 0 के बराबर है. तो 0 से शुरुआत करनी है. अब कहां जाना है? ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? अब 0 है तो ऑब्वियसली वोल्टेज तो इंक्रीज होगी. अब एक ही ऑप्शन है कि वोल्टेज इंक्रीज होना है, लेकिन किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा? विल इट इंक्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड? वो हमें देखना है. तो यहां पर ही वो देख लेते हैं फेजर कहां जाएगा ना. फेजर जब यहां पर है वो एंटर होगा इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कंपोनेंट जो वो पॉजिटिव है, दैट मींस वोल्टेज विल इंक्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड. तो ये ग्राफ जो होगा 0 से पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा. ओके, सो वो ग्राफ मैं यहां पर अब ड्रॉ कर लूंगा. सो ये वोल्टेज वाला ग्राफ, ब्लू वन इज फॉर वोल्टेज VC, और यहां पर ये मैक्सिमम वोल्टेज VC 0, और ये नेगेटिव साइड से मैक्सिमम VC 0 माइनस साइन के साथ. अब करंट वाला ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे. t इक्वल टू 0 पे करंट वाला फेजर कहां पर होगा? t इक्वल टू 0 पे ये यहां पर होगा. रिमेंबर वोल्टेज वाला फेजर जो है वो यहां पर है, और करंट वाला फेजर जो होगा वो यहां पर होगा. वोल्टेज वाला फेजर यहां पर, करंट वाला फेजर यहां पर होगा. सो करंट वाला फेजर जो है दैट इज अलोंग y एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. इफ अ वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस इट विल ओनली हैव y कंपोनेंट इक्वल टू इटसेल्फ. दैट मींस करंट वाला फेजर y एक्सिस के अलोंग अगर है तो इसका y कंपोनेंट जो होगा इसी के बराबर, यानी कि मैक्सिमम होगा. लेकिन किस साइड से मैक्सिमम? पॉजिटिव साइड से मैक्सिमम. ओके, पॉजिटिव साइड से मैक्सिमम. अब पॉजिटिव मैक्सिमम से शुरुआत करनी है, सो यहां से शुरुआत करनी है. ये मैं पॉजिटिव मैक्सिमम ले रहा हूं, IC0, और ये नेगेटिव IC0. नेगेटिव IC0. सो पॉजिटिव मैक्सिमम से शुरुआत करनी है. अब पॉजिटिव मैक्सिमम पे है तो फिर तो नीचे ही आना होगा. एक ही ऑप्शन है कि वो अब डिक्रीज हो जाएगा पॉजिटिव साइड से. सो बाकी शेप जो है वो बिल्कुल सेम होगी, साइनोसाइडल शेप होगी. सो वो हम ड्रॉ कर लेंगे अब. So graph is like this. Red one is for IC. अब जरा देखें ये फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का क्या मतलब है. करंट इज अहेड बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2, उसका क्या मतलब है? नोट कर ले, वोल्टेज 0 के बराबर है अक्रॉस द कैपेसिटर.
वोल्टेज जीरो के बराबर, करंट जो है वो पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव साइड से, करंट डिक्रीज हो रही है पॉजिटिव साइड से, वोल्टेज मैक्सिमम बन रही है ऑन द पॉजिटिव साइड, करंट जो है वो जीरो बन रही है, वोल्टेज डिक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड, करंट इंक्रीज हो रही है ऑन द नेगेटिव साइड, वोल्टेज जीरो बन रही है, करंट जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम बन रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है नेगेटिव साइड से लेकिन करंट अब डिक्रीज हो रही है नेगेटिव साइड से, वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम बन रही है नेगेटिव साइड से, करंट जीरो बन रही है, वोल्टेज अब डिक्रीज हो रही है ऑन द नेगेटिव साइड लेकिन करंट इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड, वोल्टेज जीरो के बराबर बन रही है, करंट पॉजिटिव मैक्सिमम बन रही है, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड, करंट डिक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड, वोल्टेज बिकम्स पॉजिटिव मैक्सिमम, करंट बिकम्स जीरो। सो ये जो यूनिसेंस में नहीं जा रहे हैं, दैट्स व्हाट वी मीन बाय फेज डिफरेंस, दैट्स व्हाट वी मीन बाय फेज, और इस केस में करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई बाय 2, बाय फेज ऑफ पाई बाय 2, और यहां पर हम इनिशियल ट्रांजिएंट पीरियड जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ओके, ट्रांजिएंट पीरियड इनिशियली जो केओस वहां पर होगा, सपोज यहां पर स्विच था, स्विच ऑफ था, अगर स्विच ऑफ है तो कैपेसिटर की कोई चार्ज नहीं है, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई करंट भी नहीं है। जब आप स्विच ऑन कर लेंगे, स्विच ऑन कर लेंगे तो ना ही वोल्टेज है ना ही करंट है, तो करंट भी जीरो के बराबर, वोल्टेज भी जीरो के बराबर, बट दैट्स नॉट डिपिक्टेड इन द ग्राफ, वो ग्राफ में नहीं आ रहा है, करंट भी जीरो और वोल्टेज भी जीरो। हाँ, वो इनिशियल पीरियड जो होगा, इनिशियली कुछ टाइम लग जाएगा फॉर द थिंग्स टू सेटल डाउन, सो वंस थिंग्स विल सेटल डाउन, उसके बाद ये, उसको हम ट्रांजिएंट पीरियड कहते हैं, सो ट्रांजिएंट पीरियड इज नॉट इंक्लूडेड हियर, उसके बाद ये सब हो रहा है। ओके, उसके बाद ये सब हो रहा है, इज दैट फाइन? So this shows the variation of current and voltage across the capacitor, phasor diagram, capacitance, capacitor reactance, okay, capacitor reactance. High pass filter है, it allows high frequencies, it has a tendency to allow high frequencies and has a tendency to block low frequency signals. Signal means just AC current. ओके, सो ये एसी करंट, लो फ्रीक्वेंसी एसी करंट को ब्लॉक करने की टेंडेंसी रहती है। क्यों ब्लॉक करने की टेंडेंसी रहती है? क्योंकि उस टाइम जो है अपोजिशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ब्लॉक करने की टेंडेंसी होती है। सो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को, सिग्नल इज जस्ट एन एसी करंट, ओके, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को या लो फ्रीक्वेंसी करंट को ब्लॉक करने की टेंडेंसी रहती है, और हाई फ्रीक्वेंसी करंट को या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अलो करने की टेंडेंसी रहती है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट हाई फिल्टर पास, इट अलाउज हाई फ्रीक्वेंसीज टू पास। ये इट्स काइंड ऑफ, ये फिल्ट्रेशन कर रहा है। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अगर आपके पास है, यहां पर तो एक ही हमने डाला है, लेकिन अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आप डाल रहे हैं, सपोज आपका रेडियो का एंटेना जो है या टीवी का एंटेना जो है वो कुछ सिग्नल्स को कैच कर रहा है, अब वो सिर्फ एक स्टेशन से सिग्नल को कैच नहीं कर रहा है, देयर आर मल्टीपल स्टेशन, हंड्रेड्स ऑफ स्टेशंस जहां से सिग्नल को कैच कर रहा है। सो काफी सारी सिग्नल्स इसमें बम्बार्ड होती है, काफी सारी सिग्नल्स, उसमें से फिल्ट्रेशन कर लेगा, वी कॉल इट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फिल्टर। उसमें से फिल्ट्रेशन कर लेगा, क्या फिल्टर कर लेगा? लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर लेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को अलो कर लेगा। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी को अलो करने की टेंडेंसी रहेगी, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट हाई पास फिल्टर। इज दैट फाइन? सो ग्राफ, फेजर डायग्राम काफी अच्छे से देख लें फिर से।